हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था और E1 E2 मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में टोटल 3 रिएक्शंस हमें पढ़ना है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डीहैलोजिनेशन। इसमें से फर्स्ट रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ये हम पढ़ चुके हैं। ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के लिए मोस्ट कॉमन है। किस तरीके से प्रोडक्ट हम बनाते हैं? अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन आइटम से हैलाइड आयन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो ये जो एलिमिनेशन हमने पढ़ा था ये कौन सा था? बीटा एलिमिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। बीटा कार्बन से H+ रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से हैलाइड आयन रिमूव करना है, तो टोटल HX मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो गया और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। एल्कीन अगर एक से ज्यादा मिल सकते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, ये सब हमने डिस्कस कर रखा है। सेटजेफ और हॉफमैन एल्कीन आपको पता है। यूजुअली E1 और E2 रिएक्शन में सेटजेफ एल्कीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है और हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट कब मिल सकता है? जब बल्कि बेस का प्रेजेंस हो। सिमिलरली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में E1 मैकेनिज्म फॉलो करना है या E2 मैकेनिज्म फॉलो करना है, ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी की 2 रिएक्शन आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, डीहैलोजिनेशन और डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन इसके पहले ये टोटल 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन एलिमिनेशन से रिलेटेड हैं और थर्ड एक मिसलेनियस प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक जितने भी रिएक्शंस हमने पढ़ी है उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहलिक KOH है, सीधा पता चल गया कि E2 एलिमिनेशन करना है। E2 एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी, और फिशर प्रोजेक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना के दे रखा है। तो आप चाहे तो यहां पे ट्रिक भी यूज कर सकते हैं और ट्रिक यूज करने के बाद भी फाइनल आंसर बना सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस फिशर प्रोजेक्शन को 3D प्रोजेक्शन वेजरेश में कन्वर्ट करें या न्यूमैन में कन्वर्ट करें। उसके बाद इस पर्टिकुलर कार्बन आइटम से किसको रिमूव करना है? Br को। और Br से जो नेक्स्ट कार्बन है, इस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से किसको रिमूव करना होता है? H+ को। तो यहां से HBr रिमूव होगा तो फाइनली आपको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन H और Br दोनों एंटी डायरेक्शन में या एंटी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि E2 एलिमिनेशन कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन। तो फाइनली प्रोडक्ट आप क्या मिलेगा? इसके लिए लॉन्ग मेथड भी यूज किया जा सकता है या शॉर्ट मेथड भी यूज किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले आप ये देखिए, किस कार्बन आइटम से ब्रोमीन प्रेजेंट है और इसका जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन है इसको क्या बोलेंगे? बीटा। बीटा पे क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली हाइड्रोजन भी यहां से रिमूव हो सकता है। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन या ड्यूटेरियम मतलब भी एक तरीके से क्या है? प्रोटॉन है। तो जो बेस बीटा कार्बन से H+ को रिमूव कर सकता है, तो यहां से H+ भी रिमूव हो सकता है, D+ भी रिमूव हो सकता है। तो फाइनली हमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H+ रिमूव होगा मतलब HBr रिमूव होगा, या D+ रिमूव होगा तो DBr रिमूव होगा। फाइनली मेजर प्रोडक्ट क्या मिल सकता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है और सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में जिस तरीके से बेस अटैक करता है वैसा ही लीविंग ग्रुप लीव करता है, फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? H+ को। तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन इलेक्ट्रॉन से यहाँ कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली हैलाइड आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है और एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो आपको पता करना होगा कि हाइड्रोजन या यहाँ पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, कौन इजीली रिमूव किया जा सकता है? तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, इसीलिए यहां से हाइड्रोजन को इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली Br के रेस्पेक्ट में सेकंड बीटा कार्बन से किसको रिमूव करना है? H एटम को, और D एटम को भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वहां से माइनर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब बताइए, ये जो बीटा कार्बन पे H एटम है ये Br के साथ फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड है, तो ट्रिक में यूज कर रहा हूं। ट्रांस एल्कीन में एंटी एडिशन करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों को सेम साइड लगाना पड़ता है फिशर प्रोजेक्शन में। बाकी मुझे पता है कि एंटी एडिशन है, तो एंटी एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जो एग्जैक्ट ओरिएंटेशन होगा वो एंटी ओरिएंटेशन ही होगा। लेकिन जब उसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकता है। और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर देखा जाए, सेम साइड में अगर जो लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है H+ और Br-
इनको अगर हटाना है, एंटी एलिमिनेशन फॉलो करना है, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन। तो इसी को यूटिलाइज करते हुए मैं इसका आंसर बना देता हूं। H और Br मैंने यहां से हटाया तो ट्रांस एल्कीन मिलेगा, तो पीएच और CH3 के रेस्पेक्ट में ट्रांस एल्कीन बना दो। पीएच और CH3 के रेस्पेक्ट में, पीएच वाले से और क्या लगा हुआ है, D, और CH3 वाले से क्या लगा हुआ, H। ये आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट, किसको हटाने से, HBr को हटाने से। अब सेकंड आते हैं, DBr अगर हटेगा तो D और Br ये दोनों कहां प्रेजेंट है, ऑपोजिट साइड। सिस एल्कीन जो होता है उसमें अगर एंटी एडिशन किया जाए, यहां से मैं रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रांस मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है, एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट में ऑपोजिट एडिशन करते हैं तो सेम साइड लगाना होता है फिशर प्रोजेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को। तो अगर यहाँ ट्रांस की जगह सिस कर दिया जाए तो बेसिकली यहाँ सेम साइड की जगह क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड। सिस एल्कीन में एंटी एडिशन किया जाए तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को फिशर प्रोजेक्शन में ऑपोजिट साइड लगाना पड़ेगा। अब यहां देख लीजिए डी और बी आर ऑपोजिट साइड लगे हुए हैं, और इनको अगर रिमूव करेंगे ऑपोजिट साइड से, डी और बी आर को रिमूव करेंगे, एंटी एलिमिनेशन को फॉलो करेंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सिस एल्कीन। और ये जो प्रोडक्ट है ये माइनर होगा क्योंकि यहां से डी प्लस को रिमूव किया जा रहा है। और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड में पहले कौन ब्रेक होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकता है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट हमने पहले बना लिया। अब माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो पीएच और CH3 के रेस्पेक्ट में आपको ट्रांस बनाना है। यहां क्या बचेगा, H, और इधर क्या रह जाएगा, H। सॉरी, पीएच और CH3 के रेस्पेक्ट में सिस एल्कीन बनाना है, और इधर भी H है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। सिमिलरली आप देखो एक माइनर प्रोडक्ट और हो सकता है यहां पे, ये जो कार्बन है अल्फा, इस अल्फा कार्बन पे कौन लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप ब्रोमियम, सॉरी ब्रोमीन एटम। और इस अल्फा कार्बन के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है बीटा कार्बन, यहां पे भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां से भी हमें माइनर एल्कीन मिलेगा। तो बेसिकली एक आंसर और क्या हो सकता है, पीएच HD। इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखना क्योंकि यहां पे कोई रिएक्शन हम करवा नहीं रहे, तो इस अल्फा से Br चला जाएगा और बीटा कार्बन से H+ चला जाएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। और यहां बेसिकली इस पाई बॉन्ड पे कोई GI नहीं है, तो इसको आप एक ही बार ऐसे इंडिकेट करो। ये जो दोनों प्रोडक्ट है इनको हम क्या बोलेंगे, सेटजेफ, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन एल्कीन। और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इसीलिए कौन सा अमाउंट में होगा, माइनर अमाउंट में। तो अगर ये ना भी बनाओ तो भी चलेगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक से ज्यादा बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो हर किसी बीटा कार्बन से H+ को हटाया जा सकता है। नंबर ऑफ एल्कीन यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। मेजर कौन सा होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट, माइनर कौन सा होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। और एक ही कंडीशन होती है जहां पर मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन एल्कीन मिलता है, और वो कंडीशन क्या है, जहां पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, इसका मतलब कि बल्कि बेस प्रेजेंट होता है। बाकी ये आपने बता दिया, इसमें कंसेप्ट केवल एक ही था कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है या ड्यूटेरियम को रिमूव करना है। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों, कोई भी दोनों में से कोई भी Br के एंटी में आ सकता है, क्योंकि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड है। तो आपको जो मर्जी लाना है, Br के एंटी में H को लाना है तो Br के एंटी में H आ सकता है, D को लाना है तो Br के एंटी में D आ सकता है, HBr भी रिमूव हो सकता है, DBr भी रिमूव हो सकता है, और फाइनली ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने यहां पे केवल ट्रिक को फॉलो किया था। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन और भी अच्छा है, और यहां पे बेसिकली आप गलती कर सकते हो। फाइनली जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो बेसिकली मेजर प्रोडक्ट बनाना है। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, वो गलती हम कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन एटम को देखो तो यहां पे क्या कनेक्टेड है, Br, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रखा है, और नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन H। Br को रिमूव करने के बाद, E2 एलिमिनेशन करने के बाद फाइनली प्रोडक्ट हमें बनाना है। प्रोडक्ट यहाँ पे काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन से पे फोकस करना है, मेजर प्रोडक्ट पे। तो इस कार्बन एटम पे Br है, और ये जो सर्किल होता है ये नेक्स्ट कार्बन एटम होता है। नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, H प्रेजेंट है, लेकिन ये H Br के एंटी में प्रेजेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डॉट वाला कार्बन है और सर्किल वाला कार्बन है, दोनों में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड होता है। तो बेसिकली जो बैक वाला कार्बन है इसको आप रोटेट कर दो, रोटेट करके हाइड्रोजन को Br के ऑपोजिट में ले आओ। तो कितना रोटेट करना पड़ेगा, 120। फ्रंट कार्बन एटम को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया,
CS3 और क्या प्रेजेंट है Br, 120 रोटेट किया तो H इधर आ जाएगा, C2H5 नीचे आ जाएगा और CS3 इधर राइट साइड आ जाएगा। एंटी एलिमिनेशन में HBr हटा दिया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, PHCS2 और CS3 के रेस्पेक्ट में ट्रांस, CS3 जिस कार्बन से कनेक्टेड उस पर और क्या कनेक्टेड है, C2H5, और ये PHCS2 जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहां पर और क्या है, CS3। तो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है और ये इन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, ट्रांस। आपको क्या लगता है कि ये मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया कि जिस कार्बन आइटम से Br अटैच्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन आइटम मतलब कि बीटा कार्बन आइटम से H+ रिमूव किया और ये फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया और एकदम सही प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों, आपको पता है ये साइड में पीएच लगा हुआ है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई गैप और गैप, ये जो एल्कीन है ये बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये फॉलो करते इतना कुछ एंटी एलिमिनेशन करने का भी जहमत नहीं उठाना पड़ता, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता कि जिस कार्बन आइटम पे Br है उसके साथ नेक्स्ट कार्बन आइटम ये भी तो है और इस नेक्स्ट कार्बन आइटम पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहां से H और Br को रिमूव किया जाता तो पाई बॉन्ड यहां पे आता, पाई गैप और फिनाइल में भी पाई प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एल्कीन हमें मिलता। और ये जो बैक कार्बन आइटम है, बैक कार्बन आइटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली वो डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि वहां पे रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता, CS3। इस कार्बन आइटम पे Br है, उसके अगले कार्बन आइटम पे H है, उसके अगले कार्बन आइटम पे PH है, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाता, ये मेजर प्रोडक्ट होता। तो यहाँ पे जो न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको बना के दे रखा है ना, बेसिकली वो लालच दे रखा है ताकि आप ये जो माइनर प्रोडक्ट है इसको मेजर प्रोडक्ट बना के आओ। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मोर स्टेबल एल्कीन जो मिलेगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले रिएक्शन किससे किया, NaBH4 से। NaBH4 क्या होता है, हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड डोनर न्यूक्लियोफाइल ये दे रहा है बेसिकली। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करना है, क्या रिएक्शन हो सकता है। हेक्स 3-इन-L ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में एक ही रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उसमें से न्यूक्लियोफाइल आपको पता चल गया, इलेक्ट्रोफाइल वाटर से आ ही जाएगा। हेक्स 3-आयन ये 3 हो गया, ये L हो गया, ये H-, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है उसको खा जाएगा, वाटर में से H+ रिमूव करेगा, तो फाइनली यहां पे क्या मिल गया, अल्कोहल। ये रिएक्शंस तो हमने पढ़ा हुआ है। अल्कोहल के बाद क्या करना है, PBr3 के साथ रिएक्शन। यहां कोई कायरल कार्बन तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। PBr3 क्या करता है, OH को रिमूव करके Br लगाएगा, SN2 इन्वर्टेड प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। लेकिन अभी उसका कोई कंसेप्ट आएगा नहीं क्योंकि जिस कार्बन आइटम पे Br अटैच होगा वो खुद कायरल तो है नहीं। यहाँ पे Br लगा देते हैं, बाकी 2H प्रेजेंट है। उसके बाद Mg, ये क्या एक तरीके से RBr प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। किस तरीके से बनाते हैं, RX प्लस Mg से। और सॉल्वेंट कौन सा होता है, नॉन पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ईथर। तो क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन MgBr। इसके बाद कौन है, CO2। CO2 क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बेसिकली 1 2 3 6, ये हो गया 7 3 + 3। इसके बाद क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में यहां पे क्या आ जाएगा, H+। इसके बाद क्या, PCl5, ये SN2TH रिएक्शन आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो क्या बनेगा, जो एसिड हैलाइड है ये बन जाएगा 3 + 3 + POCl3 + HCl। PCl के साथ, PCl5 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो PCl5 की एक आदत है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन एटम खा जाता है और POCl3 बना देता है। POCl3 बनाने के बाद 2 Cl एटम यहां से चले जाते हैं। ये 2 Cl एटम आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैच कर दो और कोई भी अगर प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे और प्रोडक्ट क्या होगा, HCl। इस तरीके से फाइनली प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन में डीहैलोजिनेशन। तो डीहैलोजिनेशन में केवल हैलोजन एटम को रिमूव किया जाएगा। तो हैलोजन एटम को रिमूव करेंगे
तो बेसिकली एडजेसेंट कार्बन एटम पे 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा, विसिनल डाइहैलाइड, डी हैलोजिनेशन -X2। जनरल रिएक्शन इसका किस तरीके से हो सकता है, एक X यहां पे प्रेजेंट है, एक X यहां पे प्रेजेंट है, विसिनल डाइहैलाइड, एक कार्बन को बोल देते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे को बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा कार्बन दोनों से X एटम रिमूव होगा तो फाइनली कौन चला गया, X2, और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। अब यहां रिएजेंट बेसिकली क्या हो सकते हैं और एलिमिनेशन में कौन सा मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। तो रिएजेंट आप देख लो, मोस्ट कॉमन रिएजेंट है, यही आपको हमेशा फेस करने को मिलेगा, या तो NaI एसीटोन, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, NaI यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, थोड़ा बहुत इसमें सॉल्युबल होता है, या फिर जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर मिल सकता है। तो फाइनली यहाँ पे ये एल्कीन हमें प्रोडक्ट मिलता है। E2 एलिमिनेशन फॉलो करना होता है, एंटी एलिमिनेशन देखना पड़ेगा। किस तरीके से, ये जो I- है, ये I- अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, X को। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके भाग जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है, IX प्लस Na प्लस और ये X माइनस और ये एल्कीन। Zn अगर होगा तो Zn क्या करेगा, Zn की 2 वैलेंसी होती है, तो Zn दोनों हाइड्रोजन एटम को खा जाएगा, ZnX2 एक आयनिक कंपाउंड बना लेगा, तो प्रोडक्ट और क्या मिल सकता है, ZnX2। ये दोनों रिएजेंट यहाँ पे मोस्ट कॉमन है, यही रिएजेंट आपको मिलेंगे डी हैलोजिनेशन के केस में। तो केवल आपको क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन को फॉलो करते हुए फाइनली एल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जहां तक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाया जाए तब तक तो ये प्रोडक्ट बहुत इजीली आ जाएगा। एडजेसेंट कार्बन एटम से दोनों हाइड्रोजन एटम रिमूव करना है और फाइनली एल्कीन हमें प्रोडक्ट बनाना है। और यहां पे रिएजेंट हमें कौन मिल सकता है, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, या फिर क्या मिल सकता है, जिंक डस्ट, जिंक का जो पाउडर है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें टोटल 15 एग्जाम्पल यहां पे डिस्कस करेंगे। CH2CH2Cl रिएजेंट क्या हो गया, जिंक डस्ट, और ये रिएजेंट हम सब में कॉमन रखेंगे। सेकंड, जब तक स्टीरियोकेमिस्ट्री ना दिया जाए तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अब यहां पे बना के दे दिया ना कि एक Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है, साइक्लोहेक्सेन का प्लेन आपने कंसिडर किया है, और साइक्लोहेक्सेन के प्लेन से जस्ट ऊपर एक Cl है और बीटा कार्बन पे जस्ट नीचे एक Cl है। रिएक्शन किससे किया है, जिंक डस्ट से। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, HCl CH3 CH2Cl। फोर्थ, इस बार आयोडीन लगा दिया, अगेन जिंक डस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजीली आ जाएंगे सबके आंसर। अब यहां फिशर प्रोजेक्शन बना के दे रखा है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में, तो बेसिकली आपको कंप्लीट मैकेनिज्म भी फॉलो करना पड़ सकता है, या जो ट्रिक आपको बता रखी है कि ट्रांस में एंटी एडिशन करते हैं तो सेम साइड फिशर प्रोजेक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लग जाते हैं, उस ट्रिक से भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के एलिमिनेशन के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। 6 क्वेश्चन है, ClH Me Et इथाइल जिंक डस्ट। 7th, न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दे रखा है, Me PHCl और इधर PH है, Cl है, Me है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दे दिया तो काम आसान कर दिया बेसिकली। यहां से आपको क्या करना होगा, Cl और Cl को एंटी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, फिर एंटी एलिमिनेशन करने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट की शक्ल आपको दिखेगी एकदम वही शक्ल छाप दो, उससे पता चल जाएगा कि पीएच और पीएच के रेस्पेक्ट में सिस एल्कीन मिला है या ट्रांस एल्कीन मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत सिंपल है। 6 क्लोरीन यहां पे लगा रखा है इसने, और सारे क्लोरीन एक दूसरे से एंटी डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एडजेसेंट।
जिंक डस्ट यहां पे एक्सीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH आ गया इस बार यहां पे, और सेकंड रिएजेंट कौन हो सकता है? जिंक डस्ट। और क्वेश्चन नंबर 10th, इपॉक्सी दे रखा है, पहले इसका रिएक्शन करवाना PCl5 से, उसके बाद जिंक डस्ट। अब PCl5 से रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अभी वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा हमें। क्वेश्चन सारे इजी हैं, हर किसी में अल्फा बीटा कार्बन पे हैलाइड आयन लगा रखे हैं। हैलाइड आयन को हमें रिमूव करना है, डी हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा। डी हैलोजिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट क्या हो सकता है? जिंक डस्ट हो सकता है, या फिर NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हो सकता है। ध्यान केवल आपको क्या रखना है कि दोनों से हैलोजन एटम रिमूव करके फाइनली एल्कीन प्रोडक्ट बनाना है, और रिमूव किस तरीके से करना है? एंटी एलिमिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। क्या बन जाएगा? ZnCl2, और एल्कीन क्या हो गया? CH2 इथीन। अब यहां देखिए, Cl ऊपर है, Cl नीचे, एंटी एलिमिनेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट मिल गया। इधर देखिए, इस कार्बन एटम पे और इस कार्बन एटम पे फाइनली पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इस पाई बॉन्ड में बेसिकली GI शो नहीं हो सकता। GI शो नहीं हो सकता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां से Cl हटाया, यहां से Cl हटाया। अब आप ये सोचेंगे कि सर इस Cl के रेस्पेक्ट में ये Cl एंटी में है या नहीं है, तो बिल्कुल आ सकता है। जब तक कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्शन बना के आपको ना दिया जाए तब तक इस तरीके से सोचने का कोई मीनिंग नहीं है। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में या कॉन्फॉर्मेशन में Cl को Cl के ऑपोजिट लाया जा सकता है। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां से क्या मिल गया? ZnCl2, यहां पर CH3 है, और यहां बेसिकली पाई बॉन्ड आ जाएगा CH2। GI ये शो नहीं कर सकता, तो बेसिकली आपको एक ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, आयोडीन और आयोडीन रिमूव कर दो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ब्रोमीन और ब्रोमीन रिमूव करना है। हम चाहें तो बहुत जल्दी इसका आंसर ला सकते हैं। आंसर क्या आएगा? दोनों सेम साइड अटैच्ड है, ट्रांस में एंटी एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सेम साइड लगाना होता है। वहां पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं जो ग्रुप्स अटैच होते हैं। यहां बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रुप लीव कर रहा है, कौन सा ग्रुप लीव कर रहा है? Br और Br। तो जो दोनों ग्रुप लीव कर रहे हैं, अगर वो सेम साइड है, एंटी एलिमिनेशन फॉलो करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? ट्रांस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पीएच और Me के रेस्पेक्ट में, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस एल्कीन आप बना दो। अब हम चाहें तो इसको कंप्लीट मैकेनिज्म से भी कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कि ट्रांस एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको मैं डायरेक्ट ही न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, बाकी आप मेहनत कर लेना। डायरेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली किसी भी प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए कौन सी फॉर्म बनानी पड़ती है? इक्लिप्स फॉर्म। तो ये डायरेक्ट इक्लिप्स फॉर्म में मेरे पास आंसर आएगा PHHBr और MEHBr। ये Me इसके जस्ट पीछे होगा, यहां था H है, इधर Br है। एंटी एलिमिनेशन करना है तो उसको 180 रोटेट करना पड़ेगा। HBr PH, ये Br इधर आ गया, Me नीचे आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। Br2 रिमूव कर दिया, कौन चला गया? ZnBr2। तो पीएच और Me के रेस्पेक्ट में एंटी एल्कीन मिल ही रहा है, सॉरी ट्रांस एल्कीन मिल ही रहा है। तो कंप्लीट अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करें, इसका मतलब कि फिशर प्रोजेक्शन को या तो न्यूमैन में कन्वर्ट करें या फिर वेस्टडेश में कन्वर्ट करें। न्यूमैन और वेस्टडेश प्रोजेक्शन होता है, यही 3D प्रोजेक्शन होता है, और इसमें आपको जो भी दिख रहा है ना वो एकदम सही सही दिख रहा है। 2D प्रोजेक्शन में आपको जो जिसके साइड नजर आ रहा है ये एक्चुअली में सही नहीं होता, ये तो बस लिखने के लिए सही होता है। ठीक है, तो ये फाइनली आपने कंप्लीट मैकेनिज्म को फॉलो करके न्यूमैन प्रोजेक्शन में पहले इसको कन्वर्ट किया, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद एंटी एलिमिनेशन किया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? पीएच और Me के रेस्पेक्ट में ट्रांस एल्कीन। और वो बहुत जल्दी भी आंसर हम ला सकते थे, केवल हमें ट्रिक पता होना चाहिए था। अब यहाँ पे Cl और Cl का ऑपोजिट में, तो ऑपोजिट साइड में एंटी एलिमिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? सिस एल्कीन। तो Me और Et के रेस्पेक्ट में सिस एल्कीन बना दो, ये आंसर हो गया। 7th क्वेश्चन ये न्यूमैन में बना के दे रखा है, बहुत ही अच्छा है। यहां तो बेसिकली बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। लेट अस से कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है डॉट वाला, इसको मैं रोटेट नहीं करता हूं, फिक्स रख देता हूं।
और ये जो डॉट कार्बन एटम है सर्किल कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड होता है। तो रोटेट करो कब तक, जब तक कि ये Cl के ऑपोजिट में नहीं आ जाता। तो 120 से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज में। Cl इधर आ गया, Me इधर आ गया और pH यहां पे आ गया। तो Me और pH के रेस्पेक्ट में ये क्या आ गया, ट्रांस एल्कीन। pH वाले से और क्या कनेक्टेड है, Me कनेक्टेड है और इधर भी Me कनेक्टेड है, सॉरी pH और Me के रेस्पेक्ट में ट्रांस एल्कीन आ गया और pH वाले से और क्या कनेक्टेड है, Me, और Me वाले से और क्या कनेक्टेड है, pH। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8 बहुत इजी है। एक्सिस ऑफ Zn आपने यूज किया है, ZnCl2 यहां से रिमूव होगा तो फाइनली एल्कीन ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ये क्लोरीन ऊपर है, ये क्लोरीन नीचे है, तो यहां पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये क्लोरीन ऊपर है, ये क्लोरीन नीचे, पाई बॉन्ड आ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन रिंग। क्वेश्चन नंबर 9th में बेसिकली दो रिएजेंट हमें दे रखे हैं। फर्स्ट रिएजेंट है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से क्या रिमूव करना पड़ेगा, HCl। अल्कोहलिक KOH में बेस प्रेजेंट है, बेस किसको रिमूव करता है, जो बीटा कार्बन पे H+ प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करता है। और Zn डस्ट में क्या होगा, डी हेलोजिनेशन, यहां क्या होगा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अल्कोहलिक KOH को क्या करना पड़ेगा, HCl को हटाना पड़ेगा। ऊपर यहां पे Cl है, नीचे यहां Cl है, नीचे Cl है तो ऊपर कौन होगा, H। ये H और Cl तो रिमूव हो नहीं सकता। सिमिलरली यहां पे नीचे कौन होगा, H। तो इस कार्बन एटम पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एडजेसेंट कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के एंटी में तो आ ही जाएगा। तो फाइनली आपको प्रोडक्ट यहां पे क्या मिलेगा, अल्कोहलिक KOH का 2 इक्विवेलेंट आप अज्यूम कर लेना, साइक्लोब्यूटाडाइन, सॉरी साइक्लोहेक्साडाइन प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और सेकंड केस में Zn डस्ट में क्या होता है, Cl2 रिमूव करेगा, डी हेलोजिनेशन के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो Cl यहां से, Cl यहां से, और दोनों एंटी में प्रेजेंट है। तो यहां प्रोडक्ट हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। एक जगह 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक जगह 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सबसे पहले तो आपको यह करना है कि इपॉक्सी का PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब यूजुअली आप इस प्रोडक्ट को है ना थोड़ा ट्रिक से भी बना सकते हो। आपको बता रखा है कि PCl5 जब रिएक्शन करता है किसी कंपाउंड के साथ तो या तो ये डिहाइड्रेशन करता है। PCl5 एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर वाटर रिमूव नहीं कर सकता, वाटर प्रेजेंट अगर नहीं है तो फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन एटम को खा जाता है और POCl3 बना लेता है, POCl3 + 2Cl-। अब ये जो 2Cl- है आप कहां पे अटैच कर सकते हो, जिस कार्बन एटम का वैलेंस इनकम्प्लीट है। तो ऑक्सीजन एटम अगर हटाएंगे तो इन दोनों कार्बन एटम पे वैलेंस इनकम्प्लीट होगा, यहां दोनों पे Cl अटैच कर सकते हैं, प्लस PCl5। तो क्या मिल गया, POCl3 + 1,2 विसिनल डाइहैलाइड आपको मिल गया। इसके बाद Zn डस्ट से इसका रिएक्शन होगा तो Zn डस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, डीहेलोजिनेशन, दोनों क्लोरीन एटम को खा जाएगा। क्लोरीन एटम को खाने के बाद यहां पे प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, प्रोपीन। सिमिलरली 11th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं हम यहां पे। अगेन सेम क्वेश्चन बना देते हैं थोड़ा। PCl5 के साथ रिएक्शन करना है, फिर Zn डस्ट डीहेलोजिनेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 12th, 13th और 14th। ये क्वेश्चन आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, ये इजीली आप आंसर बता पाओगे। RCl इन प्रेजेंस ऑफ Zn डस्ट। सिमिलरली 14th में क्या हो सकता है, RCHCl2 Zn डस्ट, या और भी कोई मेटल यूज किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। RCCl3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn डस्ट, या मोस्ट कॉमन यहां पे सिल्वर को यूज किया जाता है। और ये सारी रिएक्शंस हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी वापस आएंगे, लेकिन प्रोडक्ट आप बहुत इजीली बना सकते हो। मेटल बेसिकली हैलाइड आयन को रिमूव करके क्या बनाएगा, मेटल हैलाइड। और मेटल हैलाइड एक तरीके से आयनिक कंपाउंड होता है, और ये आयनिक कंपाउंड बनने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा होगा। सबसे पहले हम 11th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बनेगा यहां पे, इपॉक्सी से PCl5 का रिएक्शन करेंगे तो विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा।
Cl और क्या बन गया POCl3। अल्टीमेटली यहां से कौन Zn एक्ट करेगा तो डी हेलोजिनेशन होगा, ZnCl2 बना देगा, यहां पाई बॉन्ड आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, यहां कौन सा एलिमिनेशन होगा, इसको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 3 एलिमिनेशन होगा बेसिकली, और इसको क्या बोलते हैं गामा एलिमिनेशन। एक ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पर ऐसा लिया है जहां पर गामा एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, 1 और 3 से हैलाइड आयन ये रिमूव कर देगा तो क्या बनेगा ZnCl2। फर्स्ट और थर्ड इन दोनों कार्बन आइटम की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी, तो इन दोनों कार्बन आइटम को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो इनका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमें पता ही है कि गामा एलिमिनेशन होता है, दैट मींस 1 3 एलिमिनेशन होता है या 1 4 एलिमिनेशन होता है या 1 5 एलिमिनेशन होता है। इन केसेस में हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यहां प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा ZnCl2 प्लस साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15, इनमें आप देखिए इनमें भी प्रोडक्ट बहुत इजीली आ जाएगा, और जो मॉलिक्यूल दे रखा है अल्काइल हैलाइड उसमें एक ही हैलोजन है, इस हैलोजन आइटम को ये रिमूव कर लेंगे तो बेसिकली सेकंड हैलोजन आइटम कहां से रिमूव होगा, सेकंड हैलोजन आइटम तो है नहीं, Zn की तो वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, ZnCl2 ये बनाएगा, और यहां पर एक ही कार्बन आइटम है, इसको इस तरीके से लिख देते हैं RCH2Cl। अगर इसने यहां से ये हैलोजन आइटम रिमूव कर भी दिया तो इसका एक वैलेंसी यहां पे इनकम्प्लीट है, और ये इनकम्प्लीट वैलेंसी किसी के साथ बॉन्ड बना नहीं सकता क्योंकि सेकंड हैलोजन आइटम यहां से कहीं से भी रिमूव नहीं किया है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, ये हैलोजन इसको रिमूव किया तो यहां बैलेंस इनकम्प्लीट हो गया, इसको रिमूव किया तो यहां बैलेंस इनकम्प्लीट हो गया, ये दोनों आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है एल्कीन। बीटा एलिमिनेशन में एल्कीन मिलता है। सिमिलरली गामा एलिमिनेशन में क्या मिलेगा, ये दोनों हटा दो, ये दोनों आपस में वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कंबाइन हो जाएंगे तो साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है, क्या बोलते हैं इसको साइक्लो एल्केन मिल सकता है। लेकिन अगर एक ही हैलोजन एटम प्रेजेंट हो एक ही कार्बन एटम पे तो फिर यहां पे डाइमराइजेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे किस तरीके से, प्लस Zn प्लस Cl CH2R, और ये सारा कुछ हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो गया, ये सारी रिएक्शंस आएंगी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत इजीली बनेगा और इसी तरीके से बनेगा। एक क्लोरीन एटम इसने यहां से रिमूव किया, सेकंड क्लोरीन एटम कहां से रिमूव करेगा, नेक्स्ट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, तो फाइनली ये दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, डाइमराइज्ड एल्केन। अब 14th और 15th हम गैस कर सकते हैं बहुत इजीली, यहां पे दोनों क्लोरीन एटम रिमूव करेगा तो इस कार्बन एटम की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट किसके साथ करेगा, खुद में तो बॉन्ड नहीं बन सकता ना, बॉन्ड तो किसी और के साथ बनाना पड़ेगा, तो अगेन डाइमराइजेशन ही होगा। CH2R, Zn के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे 2 मोल, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, डाइमराइज्ड एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा और 2 ZnCl2। अगर 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डाइमराइज्ड अल्काइन। तीनों वैलेंसी खाली तो होंगी, लेकिन तीनों वैलेंसी कब कंप्लीट होंगी, जब सामने वाले के साथ ये बॉन्ड बना सकता है, खुद में तो बॉन्ड बनेगा नहीं क्योंकि एक ही कार्बन आइटम पे सारी वैलेंसीज खाली है, एडजेसेंट कार्बन आइटम पे वैलेंसी खाली होती तो बॉन्ड बन के क्या मिल जाता, एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। एडजेसेंट कार्बन आइटम के अलावा अगर स्पेस में कार्बन आइटम पे वैलेंसी एम्प्टी होता तो ये वैलेंसीज यहां कंप्लीट करने के लिए दोनों कार्बन आइटम कनेक्ट हो जाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता, साइक्लोएल्केन। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता, Zn हो सकता है या Ag हो सकता है। Zn होगा तो क्या बनेगा, 3 ZnCl2 3 मोल रिक्वायर्ड होगा, और Ag होगा तो AgCl बनता है तो इसके 6 मोल रिक्वायर्ड होंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस 3 ZnCl2 हो सकता है या 6 AgCl हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, डाइमराइज्ड अल्काइन। एलिमिनेशन रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां पे अल्कोहल होगा, अल्कोहल में जिस कार्बन आइटम पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उस कार्बन आइटम को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन आइटम है दैट इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से H+ रिमूव करना है, अल्फा कार्बन से OH- रिमूव करना है, अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल यहां से चला जाएगा तो फाइनली एलिमिनेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। एलिमिनेशन का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। अब यहां पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, E1 या E2, साथ ही साथ रिएजेंट बेसिकली यहां पे क्या हो सकते हैं ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अल्कोहल
H एटम OH ग्रुप। अल्कोहल का रिएक्शन हम करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और हीट कर देते हैं, या फिर और रिएजेंट हमें क्या मिल सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दो। कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका तो आदत ही क्या होता है वाटर रिमूव करने का, तो यहां से वाटर रिमूव कर ही सकता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पे होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा एल्कीन। लेकिन इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होगा, बहुत इजी मैकेनिज्म है, आपको लग ही रहा है कि शुरुआत कैसे करेंगे। एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं H+ कहां पे अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जहां साइट है, या तो पाई बॉन्ड पे अटैक करता है या लॉन पेयर पे अटैक करता है। लॉन पेयर पे अटैक किया तो फाइनली हमें क्या मिला, ये OH जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप OH2+ में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से OH2+ लीव करेगा, OH2+ लीव कर गया तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला। ये जो पहली स्टेप है जहां पर H+ ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे चिपका है, ये RDS नहीं है, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये बिल्कुल भी RDS नहीं है। और ये जो इंटरमीडिएट है ये भी एक टाइप का इंटरमीडिएट ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है ये। यहां पे बेसिकली क्या लगा हुआ OH2+, अब OH2+ यहां से लीव करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, तो ये जो सेकंड स्टेप है ये RDS है, और RDS स्टेप में क्या हो रहा है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली OH- तो हमने रिमूव कर लिया, अब यहां से H+ रिमूव करना और बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में कौन है बेस, बेस कौन हो सकता है, कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर ही एज अ बेस एक्ट कर सकता है। तो जैसे मान लो कि HSO4- H+ को रिमूव करेगा तो यहां के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया एल्कीन। कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, कितना भी स्टेप यहां पर बेसिकली हो सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन मोटे मोटे यहां पे 2 से 3 स्टेप हैं। सबसे पहला क्या है कि H+ अटैच होगा, H+ अटैच होगा तो ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ये RDS स्टेप नहीं है, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तो OH2+ बन गया। ये भी एक टाइप का इंटरमीडिएट ही है, लेकिन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बोल सकते। इसके बाद क्या होगा, H2O यहां से लीव किया, H2O लीव करने के बाद कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जहां पे बन रहा है ये स्टेप यहां पे RDS स्टेप है, 2 स्टेप तो हो गई। इसके बाद कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट अगर हो सकता है तो एक से ज्यादा स्टेप और आ सकती है, और कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो फाइनली बीटा कार्बन से, इसको क्या बोल दिया मैंने बीटा कार्बन, और जितने ज्यादा बीटा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा डिफरेंट साइड से हम H+ हटा सकते हैं, तो उतने ज्यादा प्रोडक्ट यहां पे मिल सकते हैं। तो प्रोडक्ट यहां पे मेजर कौन सा होगा, सेटजेफ। सेटजेफ प्रोडक्ट को और क्या बोलते हैं, जेडसेव प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेटजेफ प्रोडक्ट कौन होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, या और क्या बोल सकते हैं मोर स्टेबल। किस अमाउंट में मिलता है, मेजर अमाउंट में, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। और इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जो मैकेनिज्म आपने फॉलो किया है उसको क्या बोलेंगे, इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कहां बनता है, इवन एलिमिनेशन में ही बनता है। सेकंड, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्कीन। एल्कीन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, सेटजेफ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन ही मेजर अमाउंट में यहां पे मिलेगा। और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपने देख लिए। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कार्बोकेटाइन बनाना है और बीटा कार्बन से H+ रिमूव करके फाइनली प्रोडक्ट एल्कीन हमें बना देना है। अब यहां पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल भी हम बना सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम किस तरीके से होगा, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस, वाई एक्सिस पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन बेसिकली या एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो फाइनली जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा, इतना तो आपको पता चल गया। लेकिन उसके बीच में ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म है इसको देख के ही पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम डेवलप कर सकते हैं। एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है मतलब इंटरमीडिएट का प्रेजेंस है, तो इंटरमीडिएट का प्रेजेंस है तो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है।
ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी पीक कहां पे होती है, जहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो केवल जो OH है ये गुड लिविंग ग्रुप OH2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो किस तरीके से स्टार्ट होगा, ये रिएक्टेंट है, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट मिल गया आपको क्या, ROH2 प्लस। और यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इंटरमीडिएट से वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद वापस से आपको इंटरमीडिएट कौन मिलेगा, कार्बोकेटाइन। लेकिन यहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। यहां इंटरमीडिएट कौन मिला है, कार्बोकेटाइन। कितनी ट्रांजिशन स्टेट हो गई अभी तक, 2। अब इसके बाद वापस से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, एल्कीन है। ये ग्राफ इस तरीके से तो हो ही सकता है, साथ ही साथ इस ग्राफ को थोड़ा और हम वेरी करवा सकते हैं। वेरी किस तरीके से होगा, और इससे बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है। सबसे पहले आप इसी ग्राफ को अच्छे से देख लो। यहां पे कौन है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट बेसिकली कौन है, अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड एसिड। ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में फाइनली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, ROH2 प्लस। यहां ये जो फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट इंटरमीडिएट मिला है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि ये RDS स्टेप नहीं है। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में से, तो यही RDS स्टेप है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट बेसिकली यहां पे ज्यादा होगा। इसके बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से वापस से क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट फर्दर ब्रेक डाउन होकर फाइनल प्रोडक्ट हमें बना देगा। इस ग्राफ को हम चाहें तो इस तरीके से और वेरी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि रिएक्शन आपको बेसिकली क्या दे रखा है। ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन, इस तरीके से भी ग्राफ हो सकता है। ये यहां पे कौन होता है, ROH2 प्लस। ये फर्स्ट कार्बोकेटाइन, ये सेकंड कार्बोकेटाइन, मतलब यहां पे रीअरेंजमेंट हुआ था। कितने टाइम रीअरेंजमेंट हुआ था, 1 टाइम। फर्स्ट कार्बोकेटाइन तो बनना ही है, उसके बाद क्या बना, सेकंड कार्बोकेटाइन, और उसके बाद फाइनली ट्रांजिशन स्टेट बन के प्रोडक्ट हमें मिल गया। इस तरीके से भी ग्राफ आ सकता है, या और किस तरीके से हो सकता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये रिएक्टेंट है, यहां पे कौन है, ROH2 प्लस फर्स्ट इंटरमीडिएट। उसके बाद यहां पे कौन है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से बहुत सारे प्रोडक्ट हमें मिले हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट मिले मतलब कि हर किसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके नंबर ऑफ एल्कीन मिल सकता है। इन नंबर ऑफ एल्कीन में से एक मेजर प्रोडक्ट होगा, और वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेडजेक प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बेसिकली कौन हो सकता है, 1 2 3, अब बताइए। तो ये जो 1 वाला प्रोडक्ट है, इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है। एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम होगा तो माइनर अमाउंट में। और ये जो 3 वाला प्रोडक्ट है, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो कौन से अमाउंट में मिलेगा, ये मेजर अमाउंट में। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कर्व में जो वेरिएशन आपको मिल सकते हैं वो भी हमने देख लिए। फाइनली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 9 to 10 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और इसमें हर किसी रिएक्शन में आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे। और चाहे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी हम डेवलप कर सकते हैं। हर किसी क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व डेवलप नहीं करेंगे, केवल 1-2 क्वेश्चन में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO4, और रिएक्शन मिक्सचर को आपने हीट कर दिया। कौन सा एलिमिनेशन होगा, इवन एलिमिनेशन। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है। सेकंड, थर्ड, ये क्वेश्चन तो बेसिकली इसलिए दिया है ताकि आपको ये पता लगे कि कार्बोकेटाइन में जब रीअरेंजमेंट होता है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या ऑर्डर है। सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, फिर उसके बाद अल्काइल ग्रुप, फिर उसके बाद फिनाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कौन पहले माइग्रेट करता है, ये सारा कुछ इस पर्टिकुलर एग्जांपल से याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स्थ,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7th, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 8th, स्पाइरो रिंग दे रखा है यहां पर। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन है, हर किसी में एल्कीन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें क्या पूछा जा सकता है? नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? 1 to शिफ्ट बोलते हैं। जो कार्बन फर्स्ट होता है जिस पे कार्बोकेटाइन होता है, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर सेकंड कार्बन एटम पे ही जाता है। नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट ये भी पूछा जा सकता है, फाइनल प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। सिमिलरली एक और रिएक्शन हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फाइनली एल्कीन आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से H+ लगेगा, H+ से क्या कन्वर्ट होगा? OH2+। OH2+ अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वो लीव कर जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। इस कार्बोकेटाइन में 1 डिग्री पे पॉजिटिव है और जस्ट नेक्स्ट कार्बन है 3 डिग्री। 3 डिग्री पे क्या लगा हुआ है? CH3 और हाइड्रोजन। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा और पहले कौन माइग्रेट करता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये कार्बोकेटाइन उधर चला जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये जो बीटा कार्बन है, ये सारे बीटा कार्बन इक्विवेलेंट है, कहीं से भी H+ रिमूव कर दो, एल्कीन आपको एक ही मिलेगा, आइसोब्यूटीन। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, OH2+ बना, गुड लिविंग ग्रुप लीव कर गया तो फाइनली ये कार्बोकेटाइन मिला। ये कार्बोकेटाइन इधर रीअरेंज करेगा और यहां से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? हाइड्रोजन। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल गया। अब यहाँ पे बीटा कार्बन टोटल 3 है, 3 में से पहले 2 बीटा कार्बन इक्विवेलेंट है और ये बीटा कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहां से एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा H+ हटाने के बाद, और इधर से H+ हटाने के बाद ये प्रोडक्ट मिलेगा। ना तो यहाँ पे GI है ना यहाँ GI है, तो टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट भी कितने होंगे? 2। स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट भी कितने होंगे? 2। अच्छे से नोट कर लो, इन सबको वापस से हटा रहा हूं मैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मिथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है और यहाँ पे OH2+ बनेगा। OH2+ लीव करने के बाद ये कार्बोकेटाइन, ये 4 डिग्री कार्बन इधर, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे रीअरेंज होगा तो इधर से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को आना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप आ सकता है? अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है। लेकिन ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है और ये बेसिकली क्या है? मिथाइल। सबसे पहले कौन माइग्रेट करेगा? अल्काइल ग्रुप में भी 2 डिग्री। तो बाकी सभी ग्रुप्स को ऐसा ही रहने दो। यहां आ जाएगा आइसोप्रोपाइल, इधर आ गया कार्बोकेटाइन। अब ये फर्दर रीअरेंज नहीं हो सकता, यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है। अगर आप इसको यहाँ रीअरेंज करोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। अब कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है? ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सारे बीटा कार्बन यहाँ पे डिसिमिलर है, तो हर तरफ से प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, सेकेंड प्रोडक्ट इधर से आ जाएगा, H+ रिमूव करना है केवल, और थर्ड प्रोडक्ट यहां से आ जाएगा। तो टोटल 3 प्रोडक्ट हमें यहां पे मिल गए। अब स्ट्रक्चरली तो ये 3 है, स्टीरियोकेमिकली देख लेते हैं। इस पाई बॉन्ड पे कोई GI तो शो होगा नहीं, तो ज्योमेट्रिकली तो ये 1 है, लेकिन ये जो कायरल कार्बन है यहां पे प्रेजेंट है, यहाँ CH3 प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन है। GI सेंटर नहीं है लेकिन OI सेंटर तो है, तो बेसिकली यहां से 2 स्टीरियो आइसोमर मिल सकते हैं। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड पे क्या प्रेजेंट है? कोई कायरल कार्बन देख लेते हैं पहले। कायरल कार्बन कहीं पे भी नहीं है। इस पाई बॉन्ड पे है CH3 और आइसोप्रोपाइल, CH3 और इथाइल, दोनों ग्रुप इधर डिफरेंट है, दोनों ग्रुप इधर डिफरेंट है, GI शो करेगा, तो सिस और ट्रांस 2 पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली यहाँ पे ये कायरल कार्बन है और इस पाई बॉन्ड पे GI शो हो सकता है, CH3 और H, CH3 और ये इतना बड़ा ग्रुप है। तो बेसिकली 2 स्टीरियो सेंटर है, 2 स्टीरियो सेंटर है, तो 2⁻², कितने प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे? 4 + 2 + 2, टोटल स्टीरियो केमिकल प्रोडक्ट हमें कितने मिलेंगे? 8, और स्ट्रक्चरल आइसोमर बेसिकली कितने मिले? 3। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सा? ये मेजर होगा, बाकी सब माइनर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल है ये तो।
OH2 प्लस बनेगा, कार्बोकेटाइन में फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं है, या तो 1 ब्यूटीन आंसर हो सकता है या 2 ब्यूटीन आंसर हो सकता है, यहां से सिस और ट्रांस मिल सकता है, तो 2 + 1 टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट हमें मिलेगा, 2 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होंगे और इनमें से जो 2 ब्यूटीन है ये मेजर होगा, 1 ब्यूटीन माइनर होगा। जो मेजर प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इसको क्या बोलते हैं, सेडजेफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये भी हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट है और इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन हमने कर लिया एग्जैक्ट, बस रिएक्शन हमेशा अलग होती है। इस बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, ये पॉजिटिव बन गया, 5 कार्बन आइटम का रिंग है, नेक्स्ट कार्बन आइटम पे पॉजिटिव है, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होगा और इस केस में रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, जिस कार्बन पे ये पॉजिटिव है उससे रिंग की तरफ जाओ, नेक्स्ट कार्बन आइटम के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये माइग्रेट करवाता है, कार्बोकेटाइन की तरफ गए, एकदम ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा। इस कार्बन आइटम और कार्बोकेटाइन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कार्बन आइटम का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। 6 कार्बन आइटम का रिंग है, एक कार्बन पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट कार्बन आइटम पे CH3 है, 1 टाइम हो चुका है रीअरेंजमेंट और अगली बार भी होना है क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यहां से कौन चला जाएगा, H माइग्रेट करेगा, तो सेकंड टाइम भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। 2 टाइम कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हुआ है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना 1-2 शिफ्ट या कितना कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हुआ है। अब ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो बेसिकली 2 एल्कीन यहाँ पे मिल सकता है, एक तो ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आप आंसर किस तरीके से रिपोर्ट करोगे, केवल यही क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी तो बहुत इजीली बन जाएगा। क्या बनेगा, OH2 प्लस लीव किया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव के नेक्स्ट कार्बन आइटम से H प्लस हटा दिया तो ये अल्कीन बना दिया। ये आंसर अगर रिपोर्ट करके आओगे तो ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये कौन सी फॉर्म है, एक तरीके से कीटो इनॉल फॉर्म में टॉटोमेरिज्म होता है, और कौन सी फॉर्म आपको आंसर देके आना है, जो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर्म ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, कीटो फॉर्म, तो कीटो फॉर्म तो मैंने बना रखा है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको पता है कि इनॉल फॉर्म जो है, इनॉल फॉर्म यहाँ पे एरोमेटिक बनता है, इनॉल फॉर्म फिनॉल होता है और फिनॉल बेसिकली ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन से आप कीटो इनॉल बना सकते हो, तो ये पाई बॉन्ड को पीछे ट्रांसफर किया, हाइड्रोजन को आगे ट्रांसफर किया और इस तरीके से ट्रिक से डायरेक्टली हम इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। तो इनॉल फॉर्म क्या बन गया, फिनॉल, एरोमेटिक है, तो ये बेसिकली रिएक्शन मिक्सचर में 99% इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, 1% इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो आंसर ये देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप अच्छे से देखना, इसमें बेसिकली H प्लस कहां पे अटैक करेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो बहुत इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में अल्कोहल का जो लॉन पेयर है, अगर इस पे H प्लस ने अटैक कर दिया तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा या इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, पहले वो देख लेते हैं। और ये इंटरमीडिएट पॉसिबल भी है या नहीं है। OH2 प्लस यहां से लीव करेगा तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिला है और ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको सीधा दिख रहा है एंटी एरोमेटिक, और अभी तो आपको ये एंटी एरोमेटिक नजर नहीं आ रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाता है, जब रिंग पे कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव और नेगेटिव में दिखा दो, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाके देख लो कि एरोमेटिसिटी है या एंटी एरोमेटिसिटी है। तो कैसे ब्रेक किया जा सकता है, O- कार्बन पे पॉजिटिव। अब इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देखो, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक नजर आ रहा है। एंटी एरोमेटिक कभी बनता नहीं है, किसी भी रिएक्शन में अगर आपको एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है तो उस एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट को कभी भी नहीं बनाना है, उसकी जगह और कोई प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट हमें कभी भी नहीं बनाना है। सिमिलरली रिएक्शन प्रोग्रेस अगर आप दिखा रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो और कहीं पर भी एंटी एरोमेटिक इंटरमीडिएट बन रहा है, उस इंटरमीडिएट को मत बनाओ। तो इस तरीके से जो OH का लॉन पेयर है वहां पे तो ये अटैक नहीं करेगा, तो और कहां अटैक कर सकता है, पाई गैप पाई, ये जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ऑक्सीजन एटम की तरफ जा रहा है, इसका क्या लग रहा है -m, तो इस ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे H प्लस अटैक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फाइनल प्रोडक्ट बहुत इजीली बनेगा। यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, ये बाकी एकदम एग्जैक्ट सेम है,
सिमिलरली अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो सकती है कि पाई बॉन्ड उधर चला गया, पॉजिटिव इधर आ जाएगा थर्ड पे। और फाइनली यहां पे ये जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से H प्लस एटम को रिमूव किया जा सकता है। H प्लस एटम यहां पे रिमूव होगा तो ये प्रोडक्ट आपने बना दिया, और प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, बेसिकली बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो यहाँ पे कोई भी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन नहीं था, यहाँ बेसिकली H प्लस अटैच हुआ और H प्लस अटैच होने के बाद वापस से H प्लस को आपने रिमूव कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो रीअरेंजमेंट था, और रीअरेंजमेंट में ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो डायरेक्ट भी बना सकते थे, केवल आपको ये पता होना चाहिए था कि कहीं पे अगर कीटो फॉर्म बना रखा है तो उस कीटो फॉर्म को इनॉल में ट्रांसफर कर दो, इनॉल और कीटो में फिर चेक करो कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है। यूजुअली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल आएगी, इनॉल फॉर्म, क्योंकि इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है और कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं था। रिएक्शन में रिएक्टेंट ये दे रखा था और साफ मुझे दिख रहा था कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, किसी भी मीडियम में कीटो और इनॉल एक दूसरे में चेंज हो सकता है। तो यहाँ H प्रेजेंट था ना, 1 अल्फा हाइड्रोजन था, 1 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाता तो वो इनॉल फॉर्म यही आने वाला था, और इनॉल फॉर्म बेसिकली एरोमेटिक होता तो फाइनल आंसर यही बनाते हैं, और ये इतना पर्टिकुलर मैकेनिज्म भी फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8th, 9th और 10th। 9th तो इजी है, लेकिन 8th और 10th में कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्पाइरो रिंग दे रखा है, यहां से क्या बनेगा, OH2 प्लस, OH2 प्लस लीव करने के बाद कार्बोकेटाइन, ये 4 कार्बन एटम का रिंग है और उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम पे पॉजिटिव है, तो 4 का रिंग 5 में जाके रिंग एक्सपेंशन होगा। ये नेक्स्ट कार्बन है, इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ओपन करके इधर पहुंचा दिया, यहां बॉन्ड ऑलरेडी है, यहां बॉन्ड बन जाएगा तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। 5 का रिंग है, 4 का रिंग है, ये 5 का रिंग है, ये 4 का रिंग है, और 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव है। अब इसके लिए ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बेसिकली नंबर ऑफ एल्कीन यहां पे आंसर मिल सकता है। अब कोई रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई रिंग एक्सपेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक एल्कीन हो गया, इधर से दूसरा एल्कीन हो सकता है, और ये एल्कीन डिफरेंट है या नहीं है यहां चेक कर लेते हैं। ये हाँ बेसिकली डिफरेंट ही होगा, तो टोटल 3 एल्कीन मैंने बना दिया, इस बीटा कार्बन से, इस बीटा कार्बन से और इस बीटा कार्बन से H प्लस रिमूव करने के बाद फाइनली एल्कीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9th, ये इजी है क्योंकि इसमें केवल सिंपल ओपन स्ट्रक्चर है, तो फाइनल अल्कीन जो प्रोडक्ट होगा वो भी हम बना सकते हैं, और नंबर ऑफ 1 to शिफ्ट कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट भी हम देख सकते हैं। OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस लीव करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बन गया। यहां कौन प्रेजेंट है, H और H, तो पहले H एटम माइग्रेट करेगा, कार्बोकेटाइन इधर आ गया, 1 to शिफ्ट में 1 तो हो गया, एक 1 to शिफ्ट या एक कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट हो गया। अब ये पॉजिटिव इधर जाएगा, ये 4 डिग्री कार्बन एटम है, इथाइल इथाइल और इथाइल प्रेजेंट है, एक इथाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। लेट अस से कि ये इथाइल ग्रुप माइग्रेट कर गया, तो पॉजिटिव चला गया यहां पे। अब ये पॉजिटिव किस पे पहुंच गया, 3 डिग्री पे, और यहीं पे अगर आपने रीअरेंजमेंट खत्म कर दिया ना तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत है बेसिकली। अगर आपने बोला कि 2 रीअरेंजमेंट है और इसके बाद रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये गलत होगा। इस 3 डिग्री के बगल में भी क्या 3 डिग्री है, और अब देखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बन पे वापस से कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है। 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है, H पहले माइग्रेट होगा, तो फाइनली ये कार्बोकेटाइन इधर आ गया। अब इस कार्बोकेटाइन को देख लेते हैं, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड है, मतलब कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होगा। टोटल 3 कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट यहां पे हुआ है। अब ये कार्बोकेटाइन इधर तो जा नहीं सकता 2 डिग्री पे, इधर वापस से 3 डिग्री पे जा सकता है, लेकिन 5 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, तो फर्दर कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली अब हमें प्रोडक्ट बनाना है। एक आंसर तो आ गया कि 3 टाइम 1 to शिफ्ट होगा कार्बोकेटाइन का। अब इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, ये इथाइल है, ये इथाइल है,
इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव है और मिथाइल है और इथाइल है। तो ये कार्बन एटम डिफरेंट है, ये कार्बन एटम डिफरेंट है और ये कार्बन एटम डिफरेंट है। तीनों बीटा कार्बन डिफरेंट है, तो तीनों जगह से बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके H प्लस एटम को रिमूव करके फाइनल एल्कीन बनाया जा सकता है। इधर से क्या बनेगा, उधर से, और फाइनली मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, और ये दोनों कैसे होंगे, माइनर। ये 9th क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। इसमें बहुत लॉजिकल एक स्टेप आपको देखना था कि सेकंड टाइम कार्बोकेटाइन बनने के बाद भी थर्ड टाइम यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट बेसिकली एक ही बेसिस पे होता है कि हर टाइम जब भी रीअरेंजमेंट हो कार्बोकेटाइन का, वहां पे स्टेबिलिटी का इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। तो 5 अल्फा हाइड्रोजन से कितना हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ तो थर्ड टाइम भी रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। लास्ट 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन में साइक्लिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना के दे रखा है, तो यहां पे भी फाइनली रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन से ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली प्रैक्टिस के लिए थे, बाकी कंसेप्ट तो हमें पता चल ही गया है। OH2 प्लस बनेगा, OH2 प्लस लीव करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बनेगा। 5 का रिंग है, जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव है, रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे करते हैं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है उससे रिंग की तरफ जाओ, रिंग की तरफ ये जो कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन एटम के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन की तरफ रीअरेंज करवा दो। कौन सा सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई भी जा सकता है, दोनों का सिग्मा बॉन्ड इक्विवेलेंट है, स्ट्रक्चर आपको एक ही मिलेगा। ये जो सेकंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बोकेटाइन की तरफ माइग्रेट किए, तो बेसिकली फाइनली रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पॉजिटिव आ गया। अब इसको सही से बनाओ, 6 कार्बन एटम का रिंग है, एक कार्बन पे पॉजिटिव है, और इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन एटम पे स्पाइरो की फॉर्म में 5 मेंबर साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। अब अगेन देखो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग है ये, और नेक्स्ट कार्बन एटम पे पॉजिटिव है, वापस से कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटाइन की तरफ गए, वापस से एक बार और ड्राइंग करो इसका, और बेसिकली ड्राइंग से ही ये आंसर आएगा। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको जल्दी बनाने की कोशिश मत करो। ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है और इस बॉन्ड को मैंने यहां बनाया नहीं है। ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बन एटम के लिए एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको अच्छे से बना दो, 2 साइक्लोहेक्सेन है, वो दोनों 2 कार्बन एटम से बेसिकली अटैच्ड है, एक कार्बन एटम पे पॉजिटिव है। फर्दर कोई यहाँ पे कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री पे है, और इसके सामने यही 3 डिग्री कार्बन है जो कि इक्विवेलेंट है। स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगा, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट नहीं करना है, तो फाइनली H प्लस यहां से रिमूव कर दो। तो ये बीटा कार्बन और बीटा कार्बन, 2 बीटा कार्बन तो सिमिलर है, तो बेसिकली यहां से 3 प्रोडक्ट नहीं आ सकते, एक प्रोडक्ट इधर से आएगा, एक प्रोडक्ट इधर से आएगा। सेकंड, दोनों में से मेजर कौन सा होगा वो आप बहुत इजीली बता पाओगे। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलते हैं इसको, सेटजेफ, और माइनर प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड। 2 प्रोडक्ट यहां पर मिलेंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने कंप्लीट कर लिया है, काफी सारे एग्जांपल भी डिस्कस किए, और सारे एग्जांपल्स में केवल प्रैक्टिस था। प्रैक्टिस जितना हम करेंगे उतना अच्छे से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में एक वेरिएशन और है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पिनाकोल रीअरेंजमेंट। वेरिएशन है बस थोड़ा सा, बाकी एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। पिनाकोल में भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता ही है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 से इसका रिएक्शन करवाना, हीट करना है, फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा वो देखना है। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल किसको बोलते हैं, विसिनल डाइऑल, कुछ इस तरीके से होता है, CH3 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 OH। ये जो ग्रुप्स है
ये बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो एडजेसेंट कार्बन एटम पे OH और OH प्रेजेंट होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइऑल, या इसको और क्या बोल सकते हैं, पेनाकॉल। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से इसका रिएक्शन करवाया जाए और थोड़ा बहुत मिक्सचर को अगर हीट कर दिया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो बेसिकली रीअरेंजमेंट होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलता है, पेनाकॉल, पेनाकॉलन रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखना फाइनल प्रोडक्ट कितना इजीली आ जाएगा। और प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना कि फाइनली जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो बेसिकली क्या है। दोनों कार्बन एटम अभी तो इक्विवेलेंट है, किसी एक जगह OH2 प्लस बन जाएगा। ये OH2 प्लस यहां से लीव करेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन बनाना होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, अभी तो दोनों कार्बन एटम इक्विवेलेंट है तो किसी भी कार्बन एटम पे कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये पॉजिटिव है, ये OH है, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट तो आपने बना दिया। यहां तक तो बहुत इजी था। अल्कोहल है बेसिकली, एक तरीके से अल्कोहल में OH प्रेजेंट होता है, H प्लस अटैक करेगा तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH2 प्लस। OH2 प्लस बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। OH2 प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके भागेगा तो बेसिकली वाटर यहां से रिमूव हो चुका है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल गया। अब इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में वन टाइम रीअरेंजमेंट हो सकता है, वन टाइम से ज्यादा रीअरेंजमेंट कभी भी नहीं हो सकता। उसका रीजन है, ये जो कार्बोकेटाइन यहां पे है ये बेसिकली कहां रीअरेंज होना चाहता है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है, OH। और OH का क्या लगता है, प्लस M। प्लस M से जब ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा तो इससे ज्यादा इस कार्बोकेटाइन को कोई भी स्टेबलाइज नहीं कर सकता। यू मान लो कि इस तरीके से आप याद रखना कि हर कार्बोकेटाइन की एक ही ख्वाहिश है, OH के प्लस M से स्टेबलाइज होना। OH से ज्यादा प्लस M केवल किसका लगता है, NH2 का, और NH2 ग्रुप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, केवल OH ही मिलेगा। OH से ज्यादा प्लस M केवल NH2 का लगता है, NH2 यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बेसिकली एक तरीके से OH का ही प्लस M अब सबसे ज्यादा है और OH का प्लस M सबसे ज्यादा है तो प्लस M से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है। इससे ज्यादा स्टेबलाइज तो इसे कोई कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने बोला है कि कार्बोकेटाइन की एक ही ख्वाहिश है OH के प्लस M से स्टेबलाइज होने की। तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे चला जाएगा, OH के प्लस M से ये स्टेबलाइज होगा और इसके बाद ये आगे कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि आगे कोई भी इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता। OH का जो मैक्सिमम प्लस M है यही इसकी स्टेबिलिटी को मैक्सिमम इंक्रीज कर सकता है। तो ये कार्बोकेटाइन जब इधर आएगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो इधर से किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको पता है, यहां पे बेसिकली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन पेनाकॉल, पेनाकॉलन रीअरेंजमेंट। नॉर्मली आपको क्या पता है कि पहले कौन माइग्रेट करता है कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट में, हाइड्रोजन। फिर कौन करता है, अल्काइल ग्रुप। फिर कौन करता है, फिनाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कौन प्रेजेंट है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो पहले कौन करता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन पेनाकॉल रीअरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पे पीएच आता है और लास्ट में कौन आता है, अल्काइल ग्रुप। पीएच ग्रुप पहले माइग्रेट करता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में थोड़ा सा चेंज आता है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वरना तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट आप खुद भी बता सकते थे, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता तो भी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाना बहुत इजी है। अब आगे क्या होगा, यहाँ तो बेसिकली दोनों ग्रुप ही सेम है, मिथाइल और मिथाइल, तो अभी तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई रोल यहाँ पे नहीं होगा। CH3 इधर चला गया तो इस कार्बन पे 3 CH3 हो गए और इस कार्बन पे एक CH3 लेफ्ट है, ये पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव ऑक्सीजन के प्लस M से स्टेबलाइज्ड है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखना, ये कार्बोकेटाइन वापस से बना दिया, प्लस M से स्टेबलाइज है तो उसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में बना सकता हूं। बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन लॉस। और प्रोटॉन लॉस होने के बाद बेसिकली यहां पे जो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ये वैलेंस से ज्यादा हो रखा है, एक CH3 यहां पे है नहीं। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेनाकॉल पेनाकॉलन रीअरेंजमेंट। पेनाकॉल क्या होता है, बेसिकली विसिनल डाइऑल,
और विसिनल डाइयोल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन इस कार्बोनिल कंपाउंड की मिलने की जो प्रोसेस है इसमें बेसिकली 2 स्टेप होती है। पहली स्टेप में तो OH2 प्लस में कन्वर्ट होता है, OH2 प्लस यहाँ से लीव करता है तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है। अब इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में केवल एक ही बार रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट वन टाइम रीअरेंजमेंट के बाद OH के प्लस से स्टेबलाइज हो जाएगा और OH के प्लस से स्टेबलाइज होने के बाद ये फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट है इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको याद रखना है। सबसे पहले हाइड्रोजन माइग्रेट कर सकता है, फिर फिनाइल, फिर अल्काइल। और नॉर्मल अगर कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट है बाकी सब रिएक्शन में जहां पे भी आपने पढ़ा है, जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है, SN1 रिएक्शन में पढ़ा है, क्योंकि इन सब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है और हर जगह कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जहां पर भी है वहां पर नॉर्मल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आपको फॉलो करना है फर्स्ट, और पिनाकोल रीअरेंजमेंट में कौन सा फॉलो करना है, सेकंड। अब इस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड अगेन कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलना ही चाहिए। क्वेश्चन सारे ही बहुत सिंपल होंगे, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा बेसिकली उसे मैं इस बार डिस्कस करूंगा और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीएच CS3 OH concentrated H2SO4 heat, second pH लगा दिया CS3 OH सिमिलर रिएजेंट है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा यहां पे वही अगेन साइक्लिक रिंग ले आता है, तो ये पिनाकोल हमने ऐसा बना दिया। फोर्थ 6 साइक्लोहेक्सेन रिंग बना देते हैं, ये पिनाकोल ऐसा बना दिया। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फोर्थ वाला, थर्ड आपको करना है और फर्स्ट क्वेश्चन भी हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए H प्लस H2SO4 से मिलेगा, OH के लॉन पेयर पे अटैक करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, OH2 प्लस। OH2 प्लस जब यहां से लीव करेगा तो फाइनली कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट कहां बनाना चाहिए, फर्स्ट पे बनाना चाहिए या सेकंड पे। फर्स्ट पे अटैक करेगा तो फर्स्ट पे बन जाएगा, सेकंड पे अटैक करेगा तो सेकंड पे बन जाएगा। लेकिन आपको लग ही रहा है कि CS3 और PH दोनों जगह सेम है, तो सेम स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा, सेम ही इंटरमीडिएट मिलेगा। दो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। यहां पे OH प्रेजेंट है, PH प्रेजेंट है, CS3 प्रेजेंट है, OH2 प्लस बन गया, लीव करने के बाद कार्बोकेटाइन बन गया। अब बताइए अल्काइल या फिनाइल पहले कौन माइग्रेट करता है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट में फिनाइल, ये पॉजिटिव, ये PH CS3, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्रोटॉन लॉस होगा, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, तो ये कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप OH2 प्लस कहां पे बनाओगे। OH2 प्लस इधर बनेगा तो यहां कार्बोकेटाइन, OH2 प्लस इधर बनेगा तो लीव करने के बाद यहां कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ये फर्स्ट, और सेकंड कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि फर्स्ट कार्बोकेटाइन में पीएच का रेजोनेंस यहां पे लग रहा है बेंजीन रिंग, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट पे हमें कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर ये कार्बोकेटाइन यहां से यहां पे माइग्रेट करेगा, उसके बाद फाइनली कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो प्रोडक्ट बेसिकली क्या मिलेगा, पीएच, इधर से कौन आ जाएगा, कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट के बाद CS3 आ जाएगा, एक CS3 वहां पे बचेगा, और C सिंगल बॉन्ड OH और कार्बन पे जो पॉजिटिव था ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O में, फाइनली यहां से प्रोटॉन लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 से बेसिकली एक कंसेप्ट और क्लियर होने वाला है। आपको क्या लगता है कि 6 कार्बन एटम का जो रिंग बन जाता है ना, उसके बाद रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं होता, रिंग ना तो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ही रिंग में एक्सपेंशन होता है, और इसी तरीके से केस यहां पे बना रखा है। कंसंट्रेटेड H2SO4 OH2 प्लस बना, OH2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप है, लीव कर गया,
अब बताइए, जब ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन एटम OH के प्लस से स्टेबलाइज होने तक यहां आना पड़ेगा इसको, तो जब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर इधर आएगा तो यहां से बेसिकली एक ग्रुप को उधर जाना चाहिए। ग्रुप कौन सा जा सकता है? कोई हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप तो है नहीं, ये साइक्लिक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का माइग्रेशन होगा यहाँ पे। अब ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड अगर उधर जाता है तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर कितने का हो जाएगा? 5 का। और आपने क्या सीखा है कि 6 की रिंग को 5 में नहीं भेजना है। 6 की रिंग बेसिकली स्टेबल होता है, 4 का रिंग 5 में एक्सपेंड होता है, 5 का रिंग 6 में एक्सपेंड होता है, 6 का रिंग 7 में एक्सपेंड नहीं होता, या 6 का रिंग 5 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। रिंग कॉन्ट्रैक्शन केवल एक ही जगह आपने देखा था, और रिंग एक्सपेंशन बेसिकली 2 जगह देखा था, 4 से 5 और 5 से 6। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ देख सकते हैं हम? जैसे कि 4 से 3 में देख सकते हैं, 7 से 6 में देख सकते हैं। तो आपको ये पता है कि रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव यहां OH के प्लस से स्टेबलाइज होने के लिए जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कहीं पर भी अगर स्ट्रांग बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन है तो हमें ये जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन है 6 to 5 ये करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट 3 to 4 भी हम रिंग एक्सपेंशन नहीं करते हैं, ये 3 to 4 रिंग एक्सपेंशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है साइक्लोप्रोपेन के सामने ये जो CH2 पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटाइन। ये डांसिंग रेजोनेंस या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे रेजोनेंस होता है, और ये रेजोनेंस बेसिकली बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे शो करता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर स्पीशीज का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसको रिंग एक्सपेंशन करके कार्बन 4 में या 4 कार्बन एटम की रिंग में एक्सपेंड नहीं करते। लेकिन इस केस में भी एक्सपेंशन हो सकता है, केवल शर्त क्या होनी चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है, और किसी पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोडक्ट में स्ट्रांग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो फिर आपको उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड इधर गया, तो फाइनली आपको क्या मिल गया? अगेन वही ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए बस। 1 2 3 4 यहां पॉजिटिव आ गया, OH है, और ये कनेक्ट कर दिया, इस कार्बन एटम का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 6 कार्बन एटम का रिंग बनाया, यहां से 5 कार्बन एटम का रिंग बनाया, 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या आ जाएगा? ये लॉन पेयर पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, C डबल बॉन्ड होगा, फाइनली प्रोटॉन लॉस होने पे ये कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो इस जगह पे आपने ये सीख लिया कि 6 to 5 में रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, बस शर्त क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड हो जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा और वेरिएशन हम कर सकते हैं। रिएक्शन अभी भी पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट ही होगा, लेकिन इस बार सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में विसिनल डाइऑल 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे। OH ग्रुप के बेसिकली एक ही प्रेजेंट होगा, तो इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के हिसाब से इस रिएक्शन को क्या बोला जा सकता है? सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। एक ही OH ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होगा, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जैक्टली यही फॉलो होगा, और इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। अब देखना यहां पे किस तरीके से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में अपने पास क्या हो सकता है? PH PH CH3 CH3, एक जगह OH लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, और AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन है, इसको हीट कर दिया। सेकंड, लेट अस से कि PH PH सेम एग्जांपल दे देते हैं, OHCl यहां पे क्या रख दिया? SbCl5 लुईस एसिड, और इसको अगेन हीट कर दिया। एक वेरिएशन और क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 3, OH और NH2 यूज किया जाए, CH3 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 CH3, NH2 इसके लिए क्या यूज किया जा सकता है? HNO2, या और क्या लिख सकते हैं उसको? NaNO2 प्लस HCl। ये NH2 प्लस को सॉरी NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है ये आपको ऑलरेडी पता है, तो ये एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। और एक और पॉसिबिलिटी यहां पे क्या हो सकता है, ये एग्जांपल आप खुद बनाना, बहुत इजी एग्जांपल है। अगेन HNO2 के साथ रिएक्शन करके इसको हीट कर दिया जाए। फिफ्थ एग्जांपल मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिफ्थ एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। OH और NH2 दोनों को ऑपोजिट साइड में रखा जाए, या फिर OH और NH2
इन दोनों को सिन साइड में रखा जाए, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां पे क्या हो सकता है बेसिकली? तो पहली बात तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो OH प्रेजेंट नहीं है, एक ही OH प्रेजेंट है और सेकंड ग्रुप कोई और दूसरा है। लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट का ही रिएक्शन होगा, क्योंकि आप पहले स्टेप से ऐसा समझ जाओगे। AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन में AgNO3 वाटर सॉल्युबल होता है, तो क्या प्रेजेंट है Ag+, और Ag+ का क्या आदत होता है? हैलाइड आयन को खाने का, तो Cl- को खा जाएगा। Cl- को खा जाएगा तो क्या बन जाएगा? AgCl प्रेसिपिटेट, और ये वापस से वही बन गया। एक कार्बन एटम पे OH है और नेक्स्ट कार्बन एटम पे क्या है? कार्बोकेटायन। फाइनली पिनाकोल रीअरेंजमेंट होगा और कीटोन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आपको क्या फॉलो करना है? H पहले माइग्रेट होता है, फिर PH फिनाइल रिंग माइग्रेट होता है और बाद में अल्काइल ग्रुप माइग्रेट होता है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्टली सेम है। SbCl5 क्या होता है? लुईस एसिड, और लुईस एसिड की क्या खास बात है? इलेक्ट्रॉन पेयर को खाने की। ये Cl- को उठा के खा जाएगा यहां से, तो क्या बन जाएगा? SbCl6-। और अगेन यहां पे एक OH आ जाएगा, अगले कार्बन एटम पे क्या होगा? कार्बोकेटायन और CH3 अगेन पिनाकोल रीअरेंजमेंट करना है और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो फर्स्ट टू क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, और यहां से आपको यह भी समझ में आ गया कि इसको सेमी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट क्यों बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। NH2, पहले आप ये देख लीजिए, CH3NH2 मिथाइल अमाइन में NH2 बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए HNO2 से रिएक्शन किया जा सकता है, NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन किया जा सकता है, या सीधा NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन किया जा सकता है। फाइनली आपको क्या मिलता है? डाईएजोनियम सॉल्ट। और डाईएजोनियम का मतलब क्या होता है? N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। N2 प्लस बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये लीव करेगा तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, प्लस N2 गैस यहां से लीव कर गया। तो ये सेम एग्जैक्ट प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। CH3OH, यहां पे क्या हो गया? CH3 N2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, N2 प्लस यहां से लीव करेगा तो ये कार्बोकेटाइन आ गया। अगेन कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन पे कौन प्रेजेंट है? OH। वापस से पिनाकोल रीअरेंजमेंट होगा और फाइनल आंसर हमें मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, और अब फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बेसिकली दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और इन दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट हमें करवाना है और फाइनल प्रोडक्ट यहां पे आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे ये जो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस कर रखा है अभी तक, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? ध्यान से देखना, एंटी ग्रुप माइग्रेशन। जब कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट होता है तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट में नेक्स्ट कार्बन आइटम से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट करता है। लेट अस से कि C1 C2 C3 इस तरीके से बोल देता हूं। C1 C2 और C3 में से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट करता है, इसको OH बोलना पड़ेगा ना, ऐसा होता है सेमी पिनाकोलन। और कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट करके कहां जाता है? कार्बोकेटाइन की तरफ। तो ये कार्बोकेटाइन बेसिकली रीअरेंज होके OH वाले ग्रुप पे आ जाता है। तो यहां पे इस कार्बोकेटाइन पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? C1 ग्रुप माइग्रेट करेगा या C2 ग्रुप माइग्रेट करेगा? इसके लिए आपने क्या देख रखा है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। पहले कौन माइग्रेट करता है? हाइड्रोजन, उसके बाद फिनाइल और उसके बाद अल्काइल ग्रुप, केवल पिनाकोल रीअरेंजमेंट में। लेकिन फिर बता देता हूं, जो भी ग्रुप यहां पे माइग्रेट कर रहा है वो माइग्रेटिंग ग्रुप इस लिविंग ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कौन था? OH2+। जब यहां पे लीव करता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, फिर ये कार्बोकेटाइन इधर क्या है? रीअरेंज होके आएगा। इधर रीअरेंज होके आएगा तो यहां से कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो जो भी माइग्रेटिंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप OH2+ के जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी ग्रुप माइग्रेशन। तो अभी तक हमने ये ध्यान क्यों नहीं दिया कि ये लिविंग ग्रुप इसके जस्ट ऑपोजिट था या नहीं था? तो बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। जो भी ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बेटर है वो ग्रुप OH2+ के ऑपोजिट में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सारे ओपन एग्जाम्पल थे, इन सब में फ्री रोटेशन अलाउड है। फ्री रोटेशन अलाउड है तो बेसिकली अगर मान ले कि आपने कंसिडर किया कि C1 को माइग्रेट करवाना है, तो C1 इस लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट में अगर नहीं है तो भी लेके आ जाओ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है। फ्री रोटेशन करने के बाद इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बनाओ या ऐसे रोटेट करके बना दो ताकि ये माइग्रेटिंग ग्रुप OH2 ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट में आ जाए, एंटी ग्रुप माइग्रेशन हो जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट हम बना देंगे। और अगर इस तरीके से बना के दिया जाए
तो यहाँ तो आपको बेसिकली ऐसे भी नहीं सोचना कि कौन सा ग्रुप किसके एंटी में है, कौन सा ग्रुप किसके साथ सिन में है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेस्टेज प्रोजेक्शन तो दिया नहीं, कोई फिशर प्रोजेक्शन दिया नहीं। सिंपल एक आपको फॉर्मूला बना के दे रखा है, इसमें आप किसी को भी किसके एंटी में या किसी को भी किसी के सिन में अज्यूम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन रिक्वायरमेंट। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में तो बना के दे रखा है ना, और HNO2 के साथ रिएक्शन करवाना, तो फाइनली यहां पे क्या बनेगा N2 प्लस, और इधर कौन है OH, और यहां नीचे कौन है H। अब बेसिकली आपको पता ही है कि कौन माइग्रेट करेगा यहां से, या तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर सकता है, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं कार्बोकेटाइन पे। कौन आएगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी ग्रुप माइग्रेशन होगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस N2 के साथ एंटी में कौन है, ये H है या फिर ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, इन दोनों में से कौन एंटी में है, इसके लिए कॉन्फर्मेशन बनाना पड़ेगा हमें और बेसिकली चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिएक्शन के रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी को भी एंटी में ले आओ, क्योंकि फ्री रोटेशन थोड़ी होता है। साइक्लिक रिंग जहां पे प्रेजेंट है या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वह फ्री रोटेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एंटी में है वही एंटी में रहेगा, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप एंटी में है। जो ग्रुप एंटी में मिलेगा उसी के बाद कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट में वो ग्रुप माइग्रेट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हम बना पाएंगे। तो बताइए साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में बनाओ। चेयर फॉर्म में बहुत आसानी से ये बन सकता है। ये चेयर फॉर्म बना दिया, क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है और N2 प्लस मतलब कि NH2 प्रेजेंट है। ट्रांस है बेसिकली, ये एक वेज में तो एक डैश में है। ट्रांस मतलब ऑपोजिट, और 1 2 पे एक्शियल पोजीशन कहाँ होता है, एक एक्शियल ऊपर होता है तो एक एक्शियल नीचे होता है, ये आपको पता ही है। 1 2 एक्शियल एक्शियल क्या होता है, ट्रांस होता है साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म के कॉन्फर्मेशन में। तो क्या बना दिया आपने, एक्शियल एक्शियल हो सकता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी हो सकता है, सेम ही बात है वो, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ठीक है। तो यहां पे क्या बना सकता हूं, N2 प्लस OH। अब N2 प्लस के ऑपोजिट में कौन है, OH। OH माइग्रेट करता नहीं है, तो इस कॉन्फर्मेशन से काम नहीं चलेगा। ये दोनों कॉन्फर्मेशन एक ही है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्शियल एक्शियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, बस एक्शियल एक्शियल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। N2 प्लस और OH, और यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, H और H। बताइए N2 प्लस के ऑपोजिट में कौन है, एंटी में कौन है, H तो नहीं है, जबकि मुझे पता है कि H ग्रुप माइग्रेट करवाता अगर ये सब नहीं बनाता तो मैं, तब तो मैं सिंपल प्रोडक्ट बना के आ जाता। और इसके सिंपल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये पॉजिटिव यहाँ पे बनता, H इधर आ जाता तो पॉजिटिव इधर चला जाता OH, और फाइनली आप प्रोडक्ट बना के आ जाते साइक्लोहेक्सेनॉन, जो कि गलत होता क्योंकि आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल नहीं रखा एंटी ग्रुप माइग्रेशन का। और इस बात का ख्याल इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में रिंग है, रिंग में कभी भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं हो सकता, तो किसी भी ग्रुप को हम एंटी में नहीं ला सकते। जो ग्रुप एंटी में प्रेजेंट है वो एंटी में ही प्रेजेंट होगा, उसी को माइग्रेट करके फाइनल प्रोडक्ट हम बनाएंगे। तो N2 इधर है तो एंटी में कौन है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, तो बेसिकली यही माइग्रेट करेगा, तो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। और इस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव आ गया तो अब अच्छे से बना दो, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना दिया, इस कार्बन आइटम पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेट अस से कि ये यहां पे कनेक्ट हुआ है, तो इस कार्बन आइटम से क्या कनेक्टेड है, CHOH पॉजिटिव, और फाइनली साइक्लोपेंटाइल मीथेनॉन जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। इस लास्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, OH और NH2 दोनों सिन साइड प्रेजेंट है, दैट मींस सिस साइक्लोहेक्सेन आपने बना रखा है OH और NH2। आप चाहे तो डैश और डैश में भी दिखा सकते हैं, वेज और वेज में भी दिखा सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, 1 और 2 एक्शियल एक्शियल क्या होता है, ट्रांस, तो 1 2 एक्शियल इक्वेटोरियल क्या होता है, सिन सिस। ये लो एक्शियल इक्वेटोरियल बना दिया 1 2 पे, ये कैसा आ जाएगा, सिस अल्केन है बेसिकली एक तरीके से। HNO2 से इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये N2 प्लस गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप इस साइड से लीव करेगा तो जस्ट ऑपोजिट साइड से एक ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा, तभी कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके जस्ट ऑपोजिट में, तो सब कुछ काम अच्छा ही हो गया। ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, यहाँ पे OH प्रेजेंट है, फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लोहेक्सेनॉन हमें आंसर मिल गया, साइक्लोहेक्सेनॉन यहाँ पे आंसर मिला है। और फर्स्ट केस में क्या आंसर था,
ये साइक्लोपेंटाइल रिंग है जिस पे हमने फॉर्माइल ग्रुप अटैच कर रखा है। तो दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपको ये जो एल्केन बना के दे रखा है जिसमें OH और NH2 प्रेजेंट है, ये कौन सी साइड प्रेजेंट है। और बेसिकली ये याद रखना है कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट में एक जगह कार्बोकेटाइन बनता है, तो इस कार्बोकेटाइन जहां पे बन रहा है, जहां पे लीविंग ग्रुप लीव करने के बाद कार्बोकेटाइन बन रहा है, इस लीविंग ग्रुप के एंटी में जो ग्रुप होगा वही ग्रुप माइग्रेट करके कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट में फाइनली अपीयर होगा। और इस बात की चिंता आप ओपन स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं करते हो क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन अलाउड होता है, तो जो भी ग्रुप माइग्रेट करना चाहता है उस ग्रुप को मैं एंटी में ले आ सकता हूं, तो इसीलिए वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये पिनाकोल या सेमी पिनाकोलोन आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में दे दिया जाए तो फिर आपको एंटी ग्रुप माइग्रेशन देखना पड़ेगा और फाइनली जो सूटेबल प्रोडक्ट है वो बनाना पड़ेगा। ओके